और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड में थोड़ी बारिश थमने के बाद केदारनाथ में फिर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। दरअसल बीते दिनों हुई बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा था। पैदल मार्ग पर जगह जगह नाले आ गए, जिस कारण यात्रा को बंद रखना पड़ा। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री जगह जगह हजारों की संख्या में धाम जाने का इंतजार करते रहे। फिर जब यात्रा शुरू हुई तो हजारों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त केदारनाथ पहुंचे। वहां 2 दिनों से मौसम साफ है, लिहाजा धाम में यात्रियों की लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं श्रद्धालु भी बाबा केदार के जयकारे लगाते दिखे। अभिनेता अमिताभ बच्चन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वहां मत्था टेका और पूजा अर्चना भी की। अमिताभ की फिल्म घूमर शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने मंदिर में पूजा पाठ भी किया। साथ ही भगवान जगन्नाथ से देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का धान की रोपाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में इरफान अंसारी खेतों में आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ धान रोपाई करते नजर आए। दरअसल जब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर थे तो इसी दरमियान उन्हें कुछ महिलाएं खेत में धान रोपती हुई दिखाई दी। फिर खुद इरफान अंसारी भी खेत में ऐसा ही करने लग गए। इरफान अंसारी ने कहा कि वो किसान परिवार से आते हैं और इन महिलाओं की हौसला अफजाई करना उनका कर्तव्य है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिवर फ्रंट पर पुलिस के बैंड ने परफॉर्म किया। ये आयोजन मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हुआ। इसमें पुलिस के जवानों ने बैंड से एक से बढ़कर एक धुन बजाई और वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हर मम्मी पापा के लिए बेहद जरूरी है जो जाने अनजाने अपने बच्चों में फर्क करते हैं। यानी किसी बच्चे को फेवरेट माना जाता है तो किसी को नजरअंदाज किया जाता है, किसी पर ज्यादा प्यार लुटाया जाता है तो किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। किसी घर में छोटे वाले को दुलार मिलता है तो कहीं बड़े वाले को अहमियत मिलती है। लेकिन ऐसी चाहत ठीक नहीं है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि जो बच्चे असमान व्यवहार का सामना करते हैं उनमें कई तरह की मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं और इसका असर पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हॉर्न बजाया जाए। होना ही है, अच्छा भी लगता है क्योंकि इस मौज मस्ती से घर गुलजार रहता है। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि मस्ती या शरारत करने पर किसी एक बच्चे को डांट पड़ती है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा भी होता है कि किसी एक की सभी मांगे पूरी की जाती हैं, लेकिन दूसरे के मामले में कुछ कमी रह जाती है। कई बार मम्मी या पापा किसी एक बच्चे पर ज्यादा प्यार लुटाते हैं, इसलिए दूसरे बच्चे को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मम्मी पापा से पूछा जाए कि उनका फेवरेट कौन है तो एक ही जवाब मिलेगा और वो ये कि उनके लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। वो सभी को एक बराबर प्यार करते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नई स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक परिवार में बच्चों के बीच असमान व्यवहार एक बड़ी समस्या है। दुनिया भर में 66% परिवारों में ऐसा होता है, लेकिन इससे बच्चों की मानसिक स्थिति और पारिवारिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है।
असमान व्यवहार इमोशनल समस्याओं की वजह बनता है। इसकी वजह से बच्चों में चिंता, डिप्रेशन और जोखिम भरे व्यवहार जैसी समस्याएं शुरू होती हैं और जाहिर है आगे चलकर उनके व्यक्तित्व पर इसका असर दिखने लगता है। अगर माता पिता बच्चों के बीच भेदभाव कर रहे हैं या जाने अनजाने असमान व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे कम उम्र में ही उसे समझने लगते हैं। लेकिन बच्चों की सोच पर पड़ रहे असर को माता पिता नहीं समझ पाते। नतीजा ये होता है कि किशोर उम्र तक आते आते कई बच्चे दब्बू, गुस्सैल या बेहद आक्रामक हो जाते हैं। कनाडा में घर से भागे हुए 8 में से 7 बच्चों ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि माता पिता उनके भाई बहन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। समस्या सिर्फ कनाडा की ही नहीं, ये मसला हर जगह है। बच्चों के साथ असमान व्यवहार को मनोवैज्ञानिकों ने पेरेंटल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नाम दिया है और इसकी वजह से बच्चों पर पड़ने वाले असर पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। या बेटा मम्मी या पापा के फेवरेट हो जाते हैं। अक्सर बच्चे का मिजाज भी उसे मम्मी पापा के ज्यादा करीब या फिर दूर ले जाता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और इसलिए प्यार या तवज्जो देने में फर्क नहीं होना चाहिए। बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम पैदा ना हो, इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि कहीं आप अनजाने ही बच्चों में फर्क तो नहीं कर रहे। यानी दोस्तों या जानकार से बात करके पहले खुद की जांच कीजिए। इसके बाद जैसे हैं और आप दोनों को एक जैसा प्यार देते हैं। हकीकत में छोटी छोटी बातों से फर्क आ जाता है और बच्चे गांठ बांध लेते हैं। ये गांठ ही बच्चों में मानसिक समस्याओं की वजह बनती है। इसलिए पेरेंटल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। अगर घर में बच्चों में फर्क किया जाता है या किसी एक बच्चे को फेवरेट मान लिया जाता है तो इसके क्या बुरा परिणाम या फिर इसके क्या बुरे असर पड़ सकते हैं बच्चों में, इसे हमने समझा मनोचिकित्सक भावना वर्मी से। पेरेंट्स को सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये उनके विकास और समाज में सुधार का मूल करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चों को परेशानियां हो सकती हैं। पहले बच्चे महसूस कर सकते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें समझ नहीं रहे, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, जिससे उनका स्वाभाविक विकास में परेशानी आएगी। दूसरा, व्यक्तिगत संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है, जो उनकी पूरी आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट करता है। तीसरा, अगर किसी बच्चे को अधिक ध्यान ना दिया जाए या दूसरे बच्चे को बहुत अधिक ध्यान दिया जाए तो बाकी सिबलिंग्स को फील होगा कि पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते और ये ना चाह के भी एक सिबलिंग राइवलरी की शुरुआत कर सकता है, जिसमें भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। उनकी गलती की वजह से नहीं, बट पेरेंट्स ने जो उनके साथ अटेंशन में परिवर्तन किया उसकी वजह से। और चौथा, बच्चों में एक दूसरे के लिए प्यार कम हो जाएगा और एक दूसरे से वो एक अपने आप को कंपेयर करेंगे और एक अनहेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगी। मणिपुर हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार को घेरा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक जुटे। राहुल गांधी यहां 2024 चुनाव को लेकर शुरू हो रहे प्रचार अभियान के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में मध्य प्रदेश से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 उम्मीदवार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे और सांसद विजय बघेल को टिकट दिया गया है। वैसे दोनों ही राज्यों में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी से ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
राजस्थान में बीजेपी ने अपनी चुनावी टीम का ऐलान किया, लेकिन इस टीम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों का नाम नहीं है। राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का जिम्मा पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपा गया, तो संकल्प समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे। इन सबके बीच बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे ने भाग नहीं लिया। वैसे अभी कैंपेन कमेटी का ऐलान नहीं हुआ है। उधर वसुंधरा को लेकर पूछे गए सवालों पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि वसुंधरा वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। भारत को चंद्रयान 3 पर एक और बड़ी कामयाबी मिली। लैंडर विक्रम अब प्रोपल्शन से अलग हो गया। इसी के साथ चांद पर लैंडर के उतरने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। अब वो अगले 6 दिनों तक चांद तक का सफर तय करेगा और फिर 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आई भारी बारिश के बाद अब भी कुछ जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिमला के शिव मंदिर में भी एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के जवान लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। उधर मंडी से भूस्खलन की कुछ तस्वीरें सामने आई। इसमें दिखाई दे रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से अब दूसरे मकानों को भी खतरा बन गया है। भारतीय सेना को नया जंगी जहाज मिल गया। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिमोट दबाकर आईएनएस विंध्यागिरी को लॉन्च किया। इस जंगी जहाज का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जा सकती है। आईएनएस विंध्यागिरी स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6ठा युद्धपोत है। ये समंदर की लहरों पर करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी ने वहां के पंजाब प्रांत के गृह सचिव को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने इमरान को B क्लास की जेल में रखने की अपील की। दावा है कि अभी इमरान को जेल में काफी खराब हालत में रखा जा रहा है। ऐसे में बुशरा ने इमरान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान होने की दलील देते हुए उनके साथ जेल में अच्छा बर्ताव करने की गुजारिश की। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का जहाज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन की हालत कुछ ऐसी है कि चलने से पहले ही पैर जख्मी हो रहे हैं। शरद पवार, ममता और केजरीवाल विपक्षी एकता के लिहाज से ये तीनों नेता अहम हैं, लेकिन तीनों पर कांग्रेस के नेता हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या फिर उसकी रणनीति, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तस्वीर अच्छी नजर नहीं आ रही। ये गजब का गठजोड़ है, जहां दिल में एक दूसरे के लिए जगह भरा है, लेकिन हाथ मिलाने की होड़ है। कोई जवाब नहीं दे रहा कि जिन्होंने अभी एक दूसरे पर तलवारें तान रखी हैं, वो चुनावी मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे कैसे। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। ये आम आदमी पार्टी के जो छोटे छोटे नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, बेशक उच्च पदों पे बैठा दिए गए हैं, इनकी राजनीतिक सूझबूझ कितनी है आप 2 दिन में इनके बयानों के अंतर में आप समझ सकते हैं। एक रहमो करम पे बैठा हुआ मंत्री जो दिन भर दुआ करता है, जो मंदिर में जाके घंटी बजाता है, प्रसाद बांटता है कि सिसोदिया जेल से बाहर ना आए, क्योंकि सिसोदिया जेल से बाहर आया तो उसकी नौकरी जानी पक्की है, तो वो तो दुआ कर रहा है। और वो ये कहे तो उसको इतनी अकल होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को आप नहीं रोक सकते हम तैयारी करने से। ये हमारा संगठन है, तुम्हारा संगठन नहीं है। मेरे संगठन की तैयारी मैं नहीं करूंगा तो क्या अरविंद केजरीवाल करेगा। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में बड़े मंत्री हैं, केजरीवाल के करीबी हैं, तो अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोनों के बीच कैसे सियासी ताल्लुकात हैं, ये एक दूसरे के बयान से साफ है। अब ये समझ लीजिए कि बयानों की बमबाजी क्यों हो रही है। एक दिन पहले कांग्रेस आलाकमान के साथ दिल्ली कांग्रेस की बैठक हुई, जिसके बाद अलका लांबा ने एक विस्फोटक बयान दिया। बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई
अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। जैसे कि दिल्ली कांग्रेस की ओर से दिल्ली की सभी सीटों पर चुनावी तैयारी का ऐलान हुआ, आम आदमी पार्टी ने इंडिया की बैठक से किनारा करने की चेतावनी दे दी। हालांकि दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी ने सुलह शांति कराई कि सीटों पर बात नहीं हुई। फिर भी समझ ये नहीं आ रहा कि गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के नेता आक्रामक बयान क्यों दे रहे हैं। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, जहां राज्य कांग्रेस के नेताओं ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देखो, हमारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हो, हमारे अपोजिशन लीडर हो, इनके पास कोई इनपुट आया होगा, लेकिन पार्टी का कहना ये है कि शरद पवार जी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे और पूरे ताकत के साथ रहेंगे। और पवार जी जिस तरह से आप स्टेटमेंट कर रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, और इंडिया अलायंस के मीटिंग में हाईकमांड ये सब चीज़ों पे बात करेंगी। ये सूरत हाल तब है जब इस महीने के आखिर में ही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होनी है। वहाँ सीटों पर तालमेल कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और किसी तरह अगर सीटों का बंटवारा हो भी गया तो राज्य स्तर पर पार्टियों का झगड़ा कैसे खत्म होगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमला तो खुद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। এই সমস্ত হোস্টেলগুলোর যারা কবজা রেখেছে তারা তৃণমূলের লোক, না ছাড়া কি করে সম্ভব? তৃণমূলের লোক ছাড়া, সরকারি লোক ছাড়া, সরকারি ছাত্র ছাড়া আজকে কলেজে কারোর প্রভাব আছে বলুন? সে যে কোনো কলেজ যান, যে কোনো স্কুল যান, প্রাথমিক স্কুল যান, সর্বত্র তৃণমূলী রাজ চলছে। তৃণমূলী রাজ মানে বেপরোয়া রাজ, তৃণমূলী রাজ মানে যা খুশি তাই করার রাজ। ममता बनर्जी पहले भी चेता चुकी हैं कि बंगाल में हमला और केंद्र में गठबंधन नहीं चलेगा। फिर भी तल्ख बयानबाजी हो रही है और इसलिए गठबंधन को लेकर उलझन बढ़ गई है। राज्य स्तर पर कांग्रेस के नेता बेबाक बयान दे रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व खामोश है। तो क्या कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेले चलने का इरादा भी रख। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 388 अंक नीचे 65,151 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100 अंक नीचे 19,365 पर लुढ़क गया। कारोबार के दौरान बैंक, आईटी और मेटल समेत ज्यादातर सेक्टर्स के शेयर्स में कमजोरी रही। सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। सोना प्रति 10 ग्राम 300 रूपये सस्ता होकर 59,300 रूपये पर बंद हुआ, जबकि चांदी भी प्रति किलो 300 रूपये लुढ़क कर 72,800 रूपये पर खिसक गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम उद्गम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन रखा गया। इसके जरिए बैंकों में लावारिस जमा राशि का पता लगाया जा सकेगा। अभी इसका फायदा एसबीआई और पीएनबी समेत 7 बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार अगर किसी बैंक खाते में जमा राशि को 10 सालों तक ऑपरेट नहीं किया जाता है या किसी एफडी की मैच्योरिटी के 10 साल के बाद भी इसे क्लेम नहीं किया जाता तो उसे अनक्लेम्ड राशि कहते हैं। खबर है कि भारतीय कंपनी बाटा अब प्रीमियम जूते बनाएगी। इसके लिए वो जर्मनी की कंपनी एडिडास के साथ हाथ मिला सकती है। अटकलें हैं कि दोनों कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। अब सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये जानकारी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि थोक में कनेक्शन देने का प्रावधान भी अब बंद कर दिया गया। फर्जीवाड़ा रोकने के मकसद से सरकार ने फैसला लिया। वैष्णव के अनुसार सरकार ने ऐसे मामलों में लिप्त 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। साथ ही व्हाट्सएप ने भी खुद करीब 66,000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। अब नियमों का उल्लंघन करने पर डीलर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है।
आज एक ऐसे विषय पर हम बात करेंगे जो लोगों की सहूलियत से जुड़ा है, साथ ही इलाके के रहन सहन की प्रगति को भी दर्शाता है। जी हां, लिफ्ट सर्विस। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि किसी भी शहर की हाई राइज बिल्डिंग और दूसरी जगहों पर लगी ज्यादातर लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, जिस वजह से कई घटनाएं तो पिछले दिनों सुर्खियों में भी रही। लोग बाग लिफ्ट की खराबी को झेलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। गुड न्यूज दरअसल ये है कि यूपी में जल्द ही लिफ्ट एक्ट लागू किया जाएगा। दरअसल लिफ्ट की बेतहाशा बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए यूपी विधानसभा सत्र में इस गंभीर मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में लिफ्ट अधिनियम को लेकर प्रक्रिया जारी की गई और जल्द ही ये कानून बनकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। लिफ्ट अधिनियम इसलिए आवश्यक है, हाई राइज सोसाइटी काफी मात्रा में एनसीआर क्षेत्र में बनी है और आए दिन जो दुर्घटनाएं उनमें होती हैं, हम ये जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते कि आखिर किसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो अगर और राज्यों की भांति एक अधिनियम उत्तर प्रदेश में मजबूत बनेगा, जिससे हम नियमित और आबद्ध कर सकें लिफ्ट लगाने वाले लोगों को, उन सोसाइटीज को जहां लिफ्ट वो लगाकर उसका संचालन करते हैं, और संबंधित प्राधिकरण तथा पुलिस प्रशासन, तो एक जब अधिनियम हमारे पास आ जाएगा तो वो नियमों से आबद्ध होगा और लोगों को उसके विषय में जानकारी हो जाएगी। कहीं चूक की दशा में जब उनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि हम लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। बहुत ही बुरा हाल है हमारा। जब कभी भी लिफ्ट खराब होती है, कुछ होता है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं कि हम आपका ये स्टेयर से नीचे जाएं, ऊपर आएं, बार बार आएं। पहले भी बहुत बार ये कमी देखी गई है कि इनकी लिफ्ट आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बंद रही है। एक बार तो बिजली चली गई थी सोसाइटी की, तो 2 दिन तक लाइट नहीं आई थी। देयर इज नो वन जिसको हम बुलाकर बोले कि हमें इमीडिएटली जाना है, बस छूट जाती है, ऑटो में जाना पड़ता है। इट टेक 300 रुपीज एंड इकोनॉमिकली भी बहुत इफेक्ट कर रहा है हमारे को। इवन इफ वी आर गोइंग बाय स्कूटी, अगेन वी आर इन हरी, एक्सीडेंटल प्रोन भी हो सकता है। बच्चे पार्क जा रहे हैं, लिफ्ट रुक जा रही है, देन अगेन एक प्रॉब्लम है कि बच्चा सेफली नीचे पहुंचा है नहीं पहुंचा है। लिफ्ट एक्ट आने से जो उसकी मेंटेनेंस की जो चीजें हैं, मेंटेनेंस भी जो है ढंग से होएगी, जो टाइम पे होना चाहिए वो सारी कुछ मेंटेनेंस होएगी। तो लोगों को जो परेशानी होती है, कभी मेंटेनेंस नहीं हो रहा, लिफ्ट बार बार अटक रही है, तो उन चीजों से 2-4 नहीं होना पड़ेगा, उसमें जो है कमी आने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में टोटल 8 लिफ्ट्स हैं। 8 लिफ्ट्स के हम लगभग 15 लाख रुपए साल के देते हैं। साल के 15 लाख रुपए हम देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए सुचारू रूप से हमारी लिफ्टें चलती रहें और किसी तरीके की वो मतलब परेशानी में ना फंसे। लेकिन अभी जैसे पारस टिएरा का केस हुआ है, पारस टिएरा में एओए के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। एओए लिफ्ट के सामने नहीं खड़ी हो सकती कभी भी आकर, वो किसी एक थर्ड पार्टी को ही इसके लिए अपॉइंट करेगी कि आप एएमसी ले लो और आप इस लिफ्ट का देखभाल करो। अब उसके बाद भी कोई लिफ्ट फंस जाती है, गिर जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, लिफ्ट एएमसी कंपनी को उस चीज को देखना है। वो एओए उसमें आकर के उस तार को नहीं जोड़ सकती है। उस तार को देखने का काम, क्योंकि हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज इस चीज में नहीं है कि हम उस चीज के तार को देख सके, लिफ्ट की मोटर को देख सके, वो काम उस एएमसी कंपनी का है। जाहिर है कि लिफ्ट ऊंची ऊंची इमारतों में चढ़ने का एकमात्र आसान और सुलभ जरिया होती है, लेकिन अगर ये खराब हो जाए, इस वजह से कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदारी लेने की कौन लेगा, इसकी जरूरत भी है। लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग काफी समय से उठती रही है। ऐसे में अब जब लिफ्ट से जुड़े नियम कायदों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने इसका फॉर्मेट तय कर लिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही ये अधिनियम लागू करने के लिए सरकार पहल करेगी। न्यूज पथ में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिल्ली मेट्रो में रील्स बनाने के लिए की जाने वाली अजीबोगरीब हरकत है। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की चेतावनी के बावजूद लोगों ने मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर रील्स और वीडियो बनाना बंद नहीं किया है। अजीबोगरीब स्टंट करते एक और शख्स का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा एक शख्स बार बार पीछे की ओर झुकता नजर आता है। इस दौरान उसका सिर बंद होते मेट्रो के दरवाजे के बीच में होता है और दरवाजा जब बंद होने लगता है तब वो अपना सिर हटा लेता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी फिल्म मैट्रिक्स के स्टंट की नकल कर रहा है, लेकिन उसकी जरा सी गलती से एक बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो में आगे ये आदमी सेल्फी लेने का नाटक करता नजर आता है और मेट्रो में लगे पिलर के आसपास चक्कर भी लगाता है। इसकी अजीब हरकत से कोच में सफर कर रहे लोग हैरान नजर आते हैं।
ऐसा वीडियो पहली बार सामने नहीं आया। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में यात्रियों से मेट्रो से यात्रा करते समय अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने को कहा था, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई असर हुआ है। मेट्रो के सफर में रील्स बनाने के लिए ऐसी हरकतें क्या ठीक है, ये जानने के लिए हमने लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। लगता है कि अलाउड होना चाहिए ऐसे रील्स बनाना पब्लिक प्लेस पे, या इट इज नॉर्मल? डिपेंड करता है कि कितना हद तक चाह रहे हैं, क्योंकि किसी को हार्म नहीं हो रहा है, कि किसी को अनकंफर्टेबल सा नहीं हो रहा है, तो आई थिंक इट्स ओके। बट देन अगेन कुछ अलग सा हो रहा है, देन ऑफ कोर्स इंसान अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। देन कोई एम्बैरेसिंग नहीं फील होना चाहिए। मैंने भी एक रील्स देखी थी, मतलब मेट्रो के अंदर एक बंदा था, उन्हें वही कपड़े पूरे चेंज किए, बस अंडरवियर में था, उसमें ही नहा रहा था वो, तो गलत लगा बहुत। फैमिली के साथ हम भी थे तो कोई देखता नहीं, वो गलत था। आपको लगता है जो दिल्ली मेट्रो पे रील बनती है वो वायरल भी बहुत जाती है? हाँ, वायरल सारी जाती है, जितने मैं देखता हूँ तो मिलियन मिलते हैं लाइक्स वाइक्स उस पर। तो वही उनको इनकरेज कर रहा है? हाँ, वो इनकरेज कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर क्राउड ज्यादा है ना, जहाँ क्राउड ज्यादा होता है वहीं पर वही करते हैं, पंतियाँ करते हैं बंदे, तो ये होता है। एक्चुअली रील्स बनाना गलत नहीं है, बट एक्चुअली वी आर इन अ पब्लिक प्लेस, तो हमें वहाँ पे दूसरे लोगों को अनकंफर्ट लगता है ऐसे, तो वहाँ पे रील्स ना बनाएं। बहुत सारी अलग प्लेसेस हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो यू कैन मेक दैट रील्स, बिकॉज कुछ लोग को जैसे कि इंस्ट्रक्शंस आते हैं ट्रेन में कि नेक्स्ट स्टेशन इज दिस वन। कुछ लोग अगर वो डेफ है, उनको सुनने नहीं आता, तो उसी पे वो रहते, तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक इसमें नहीं बनाना चाहिए उनको। दिल्ली मेट्रो की कोई वायरल रील देखी है? हाँ, रिसेंट में मैंने देखी थी, मेट्रो में थी, एक लड़का लड़की दोनों बैठे हुए थे साथ में, किस करते हुए आई थी, जो बहुत वायरल हुई थी। आप एज ए यंगस्टर आप कंफर्टेबल हो इस टाइप का कंटेंट देखने के लिए? हेजिटेट हो जाता है एक्चुअली, बहुत सारे लोग होते हैं आसपास और उसको देख के चार बंदे और हेजिटेट होते हैं, इधर उधर देखते हैं। अच्छा तो नहीं लगता, बट क्या करें। बहुत खराब लगता है ऐसे रैंडमली आपके सामने कोई नाचने लगे। अब हम वो पोल डांस की भी बात कर रहे थे, लोग करने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी ऑकवर्ड टू बी ऑनेस्ट। बट ठीक है, वो एंटरटेनिंग, लोगों को एंटरटेनिंग लगता है, बट पर्सनली मेरे हिसाब से सही तो नहीं है, क्योंकि मतलब कई सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कोई अपने काम पे जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। नहीं बनाना चाहिए क्या? कुछ उन पे फाइन लगाना चाहिए, कुछ दिल्ली मेट्रो को एक्शन लेना चाहिए? फाइन तो नहीं, पर ऐसे मतलब अवेयर करना चाहिए लोगों को कि मतलब ऐसा ना करें, क्योंकि और भी जगह हैं जहाँ पे ये सब कर सकते हैं। मतलब पब्लिक प्लेस में तो ये करना मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। टिकटॉक की और बढ़ गई है मुश्किल। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको हम लिए चलते हैं डिजिटल गली। बेंगलुरु में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया। 2 दिनों के इस सम्मेलन में G20 देशों और डिजिटल जगत से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को 30 स्टार्टअप को सम्मानित भी किया जाएगा। IT राज्य मंत्री ने बताया कि अच्छे कामकाज के माहौल की वजह से देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं। अमेरिका के एक और शहर में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी में साइबर सुरक्षा की वजह से ये फैसला लिया गया। ये नियम सरकारी डिवाइस और नेटवर्क पर लागू होगा। अब सभी एजेंसियों को 30 दिनों के अंदर इसे हटाने को कहा गया है। व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द नया फीचर मिलेगा। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्टिकर बनाए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि यूजर्स को ये नया फीचर स्टिकर टैब के अंदर मिलेगा। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने दिखाया है दम। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खेल चक्कर। भारत और आयरलैंड के बीच शुक्रवार से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसका पहला मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से डबलिन में खेला जाएगा। चर्चा है कि युवा क्रिकेटर रिंकू सिंह आयरलैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू कर सकते हैं। बताया गया कि इन मुकाबलों को लेकर क्रिकेट फैंस में इतना उत्साह है कि 3 मैचेस की सीरीज के पहले 2 मैचेस की सभी टिकट्स बिक चुकी हैं। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर रहे MSK प्रसाद को IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट नियुक्त किया। वो टैलेंट सर्च और टैलेंट डेवलपमेंट के प्रमुख के तौर पर फ्रेंचाइजीज की मदद करेंगे। विस्तारा एयरलाइंस ने इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम का अपनी फ्लाइट में जोरदार स्वागत किया। दरअसल शुक्रवार से इंग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसीलिए जब टीम पहले मुंबई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई तो कैबिन क्रू ने फ्लाइट में दिल छू लेने वाली स्पीच के साथ टीम का स्वागत किया। फ्लाइट के कप्तान ने खिलाड़ियों को स्पेशल मेहमान बताया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी।
तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 4 में भारत को 2 और पदक मिले। महिला और पुरुष रिकर्व टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।